स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में आशीष कोचिंग के। और आशा है कि आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे और कुछ नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे और थोड़ा सा कुछ फॉलो भी कर रहे होंगे कि मैम कैसा बता रही हैं। और कोशिश करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और कुछ और सीखें। और अपने नोट्स हम इस तरीके से बना लें कि हम जब भी परीक्षा दें तो परीक्षा से पहले हमें परेशानियां न हो। तो आज कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें कहने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें बहुत छोटी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी कभी एक नंबर से हम फेल हो जाते हैं। तो जब वो एक नंबर के बारे में हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी गलती क्या थी और हमारी गड़बड़ी क्या थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ जो टॉपिक है, कुछ हमारा विषय है, लिया जाए अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक अनुस्वार, इसके बारे में कुछ सीखा जाए और साथ ही सीखा जाए उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो अनुनासिक जो होता है, हम बहुत छोटा सा कहीं इसके बारे में पढ़ते हैं और कहीं थोड़ी बड़ी परिभाषा भी हमको मिल जाती है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये अनुनासिक जो है, हम जो भी उच्चारण करते हैं उसकी एक मात्रा होती है, हम इस बारे में जानते हैं और कभी मात्राओं के बारे में भी बातें ज़रूर करेंगे। वैसे मैंने शुरुआत में की है छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बहुत सारी चीज़ें बीच में मैंने बातों में आपको बताई है। तो ये जो चीज़ है ये उच्चारण की मात्रा है और ये इसका भारतीय लिपि में प्रयोग किया जाता है। आज भी मैंने वैसे ही छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के उसको समझ सकते हैं। तो ये हुआ, तो ये चंद्र बिंदु ये होता है जिसको हम किसी भी शब्द में हम जब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका किस तरीके से प्रयोग हो रहा है और किस तरीके से उसका साउंड आ रहा है, मीन्स ध्वनि आ रही है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मुख से ज़्यादा, नाक से कम ध्वनि जिसमें होती है वो अनुनासिक शब्द होते हैं। अनुनासिक शब्द के बारे में आप बस ये पढ़ें कि जैसे जो चंद्र बिंदु, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, ये जो हमारा चांद है, जब हम कहीं पे पढ़ते हैं तो हम औ ये यूज़ करते हैं औ। तो ये हम कभी कभी क्या करते हैं कि जब ये अनुनासिक लगाते हैं, जैसे आँख है मैंने लगाया ना, आँख में ये आँख जब मैं बोल रही हूँ तो पता चलता है कि ये कैसे, अब आप इसको बोलेंगे आँख, तो ये कैसा हुआ, ये ध्वनि कैसी आई, हम उसको देखते हैं। और जब हम इसमें ये अगर मैं बिंदी हटाती हूँ, ये बिंदी अगर हटा देती हूँ तो क्या है, औक है ना, औक। तो इस तरीके से नहीं, ये बिंदी हमें लगानी है और यही जो हमारी होती है वो अनुनासिक, जो अनुनासिक है वो होती है वो। और अनुनासिक लगाने से इस तरीके से ध्वनि हमारी आती है। तो आँख हो गया, गाँव हो गया, पहुँच हो गया, चांद हो गया, ठूठ हो गया, इस तरीके से बहुत सारे जो शब्द हैं उनमें हम इन अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। तो अनुनासिक को आप इस तरीके से सीखें कि चंद्र बिंदु हमें लगाना है, ठीक। उसके बाद है अनुस्वार। तो अनुस्वार क्या है, जिसमें ध्वनि हमारी नाक से निकलती है। जैसे अनु, धन, स्वर से ये मिलकर के बना हुआ है। जैसे कंबल, कंबल है ना। जैसे आँख, आँख आप बोलेंगे तो आँख आपका मुंह ज़्यादा खुलता है ना, और नाक से कम ध्वनि निकलती है। गाँव, पहुँच, दोनों में जब आप एक शब्द इधर रखेंगे अनुनासिक का और एक शब्द इधर रखेंगे अनुस्वार का, तो जब आप उस समय बोलते हुए देखेंगे तो किस प्रकार दोनों में अंतर है वो आपको स्पष्ट नजर आता है। तो ये है कंबल, चंदन, वंदन। तो ये है अनुस्वार जिसमें कि हम शब्दों के ऊपर बिंदी लगाते हैं। और कहीं कहीं पे हम शब्दों को जब बिंदी लगाते हैं तो इस बिंदी को ना लगा करके हम आधा म का उपयोग करते हैं। कंपन हो गया और ये कंबल, ये दो शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए। कंबल, जैसे यहाँ पे हमने ये बिंदी हटा दी और उसके बाद
लगाया म लगाया, मीन्स अनुस्वार को हमने हटाया और यहाँ पे लगा दिया हमने आधा म लगा दिया, ये मतलब है। ठीक है, कंपन में हमने बिंदी को हटा दिया और वहाँ पे लगाया आधा म, इसका भी उपयोग किया जाता है। लेकिन सामान्यतः लोग क्या करते हैं, जनरली इसी को बस कंपन या कंबल या बिंदी लगा करके ही उपयोग किया जाता है अनुनासिक और अनुस्वार इन शब्दों में। और जब आपके पास आता है कि कुछ आप अनुस्वार शब्द लिखिए और कुछ आप अनुनासिक शब्द लिखिए, तो अगर आप उसमें गलतियां करते हैं तो फिर वो गलतियां आपकी गलतियां होंगी और उन्हें काटा जाएगा। अब थोड़ा सा आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय और उपसर्ग में भी आप पढ़ेंगे तो व्याकरण, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि व्याकरण बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं। वैसे ही इंग्लिश की बात है और ऐसे ही हिंदी की बात है। हिंदी में तो आपको अथाह सागर हम कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं सागर में, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे ही हिंदी में इसमें देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं और इतने सुंदर सुंदर कई शब्द हैं कि उन शब्दों को पढ़ के या किसी एक पैराग्राफ को पढ़ के जब हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो हिंदी ऐसी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है हिंदी। हाँ, तो आते हैं उपसर्ग के ऊपर कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में जो परिवर्तन करते हैं ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, आप इस तरीके से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और हम उस पर क्या लगाते हैं, अनु लगाते हैं, अप लगाते हैं, वी लगाते हैं, है ना। जैसे फिर मैंने यहाँ पे कुछ ये दिया है, सुगठित, असुरक्षित, प्रत्याघात, स्वागत। ये मैंने यहाँ पे 4 शब्द लिखे हैं। सुगठित का हम जब संधि विच्छेद करते हैं, आता है हमारे परीक्षाओं में आता है कि इसका संधि विच्छेद करना है, तो या कभी कभी आता है कि आप इसमें से उपसर्ग छांटिए या प्रत्यय छांटिए, तो उस समय भी हमें ये चीज़ें काम आती है। तो ये देखिए, ये सुगठित का सु पहले निकल गया आपका और वो हो गया गठित, है ना। अब इसी तरीके से अ हो गया और सुरक्षित हो गया। अर्थ में परिवर्तन कैसा हो रहा है, सुरक्षित जो सुरक्षित है ना, और अ लगा दिया तो असुरक्षित जो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आघात है, प्रत्याघात, प्रत्याघात। ठीक, स्वागत है, आगत, स्व, स्व धन आगत, ये हो गया स्वागत। ठीक, तो इस तरीके से जब कोई भी एक शब्द है और उसके आगे कोई उपसर्ग लगा तो उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो गया। अब इस तरीके से हम देखेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है, शब्द के बाद जुड़कर अर्थ में जो परिवर्तन करते हैं वही क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। अब जैसे कि इसमें लघुता, लघु धन ता, तो ये हो गया लघुता, हमने ता प्रत्यय को अलग निकाला। अब इसमें सुंदरता, सुंदर धन ता, सुंदरता। ठीक, अब है बुढ़ापा, बूढ़ा धन पा, तो ये हुआ प्रत्यय। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। बस हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ किस तरीके से हमें उपसर्ग को निकालना। अब यहाँ पे मैंने जो ये रेड में लिखा है कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। जैसे ये उपसर्ग है, उपसर्ग में क्या होता है, अन, अन का मतलब होता है नहीं, नहीं, और इनसे अन से क्या क्या सब यहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे शब्द आपके अनबन, अनबन ये बन रहा है एक, अनबन ये अनपढ़। इसी तरीके के जब हम पढ़ है, पढ़ के आगे हम अन लगाते वो क्या हो गया, नहीं, अन का मतलब होता है नहीं, तो अनबन अनपढ़, पढ़ मतलब हो गया पढ़ा हुआ, अन मतलब कि नहीं, जो पढ़ा हुआ नहीं है वो क्या हुआ, अनपढ़। तो इस तरीके से। अब चौ मतलब होता है ये चौ, चौ मतलब होता है 4, तो अब राह के आगे हमने लगाया चौ, चौराहा हम जानते हैं, चौक जो है चौक चौराहा उसे चौराहा कहते हैं। चौपाया मतलब 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं उसे हम जानते हैं कि चौपाया कहते हैं, तो ये 4 होता है ना। अब ये है 5, ठीक, 5 पचरंगा, पंचमेल, ये सारी चीज़ें हो गई, ये पच से जो बनता है वो। अब इसके बाद है बिन, बिन मतलब क्या होता है, बिना, तो बिना से क्या क्या आया, बिन ब्याहा और बिन बुलाया, और इससे ही मिलते जुलते बहुत सारे शब्द। तो ये ऐसे शब्द हैं या हम कहेंगे उपसर्ग हैं
हाँ, एक और है, ये पर मैंने लिखा है यहाँ पे। पर मतलब होता है दूसरा, परहित, परजीवी, है ना, जो दूसरे पर हो वो हो गए। हित क्या हुआ? हित मतलब अच्छा करना किसी का, और पर मतलब कि दूसरे का जब हम हित करते हैं, अच्छा करते हैं, तो परजीवी हम जानते हैं जो दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के अपना जीवन जीते हैं। जैसे हमने देखा है ना, जो अमर बेल होती है वो किसी प्लांट के ऊपर चढ़ती है तो वो प्लांट खत्म हो जाएगा, और जो अमर बेल होती है वो जिंदा रहती है, अमर रहती है, इसीलिए उसे अमर बेल कहा जाता है। उसी तरीके से कोई भी जैसे मनी प्लांट है, आप उसे किसी बड़े पेड़ पर जब पेड़ के पास लगाएंगे और वो जब पेड़ में चढ़ता जाएगा तो बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां उसकी होती हैं, तो वो उसका जो पोषण है वो खींचता है और उसके ऊपर जीता है। तो इस तरीके से वो परजीवी, हालांकि एक छोटे छोटे उदाहरण है, पर अच्छा लगता है कि जब हम कभी चीज़ें सुनते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, सीखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए आज इस कक्षा में हम यहीं तक पढ़ते हैं और उसके बाद आगे कुछ और भी सीखेंगे, पढ़ेंगे। और आपको ये कक्षा आज की कैसी लगी आशीष कोचिंग की, हमें ज़रूर बताइए, कमेंट्स भी करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।